आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को जारी रखेंगे। यह इस अध्याय का मेरा चौथा और अंतिम वीडियो है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के तहत हमने यूरोपीय संघ, आसियान और चीन को अब तक पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम जापान और दक्षिण कोरिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नाम से ही स्पष्ट होता है कि सत्ता के केंद्र। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में सत्ता के दो केंद्र रह गए थे। एक यूएसए अमेरिका था, दूसरी ओर यूएसएसआर सोवियत संघ था। किंतु इसी दौरान कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे देश भी उभर कर सामने आए जो कि विश्व में भविष्य में महाशक्ति बन सकते थे। अर्थात इन देशों, इन संगठनों पर भरोसा किया जा सकता था कि यह भविष्य में एक विश्व शक्ति बनकर सत्ता के केंद्र के रूप में उभरेंगे, जिनमें यूरोपीय संघ, आसियान और चीन थे, चौथा जापान है और फिर दक्षिण कोरिया है। तो इनमें से यूरोपीय संघ, आसियान और चीन के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि कैसे ये सत्ता के केंद्र बने हैं। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम सत्ता का जो केंद्र है जापान और दक्षिण कोरिया, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और सबसे पहले हम देखते हैं जापान को। जापान का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में द्वितीय विश्व युद्ध याद आ जाता है और दूसरे विश्व युद्ध में जापान ही ऐसा देश था जो कि परमाणु बम का शिकार हुआ था। किंतु जापान इस हमले से उभर गया, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण कर दिया। लेकिन इस समर्पण के बाद जापान ने बहुत तेज गति से विकास किया है। आज जापान परमाणु बम के गिराए जाने से याद नहीं रहता है, बल्कि इसके उत्पादों के दम पर हमें यह याद रहता है। आज जापान के कुछ विश्वसनीय उत्पाद ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अपनी पहचान विश्व स्तर पर बना ली है। चाहे वो सोनी हो, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, कैनन, टोयोटा या माज़दा, ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्होंने जापान की पहचान विश्व स्तर पर बना दी है, विश्व में ख्याति प्राप्त की है, विश्व में प्रसिद्ध हो गया है जापान इन उत्पादनों के चलते। तो जापान जो है वह अपनी मशीनरी उत्पाद के क्षेत्र में अग्रणीय है। इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके मशीनरी उत्पाद विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं और इसकी एक पहचान बन गई है। जापान एक मेहनतकश लोगों का देश है, प्राकृतिक आपदाओं को झेलने वाला देश है, परमाणु बमों को झेल चुका देश है। यह हौसले और जज्बे से काम करने वाला देश है। जापान ने अपने इसी हौसले और जज्बे, मेहनत से जापान का तीव्र आर्थिक विकास किया है। इतना तीव्र आर्थिक विकास किया है कि अपने आर्थिक दम पर यह सन 1964 में आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य बना, जिसे इंग्लिश में OECD कहा जाता है। OECD का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो जापान शीघ्र ही इस संगठन का सदस्य बना सन 1964 में। इसके बाद जापान एकमात्र ऐसा देश है जो कि G7
देश का सदस्य है। G7 एक समूह है विकसित देशों का। तो एशिया की ओर से जापान एकमात्र देश है जो कि G7 में शामिल है। G7 के 7 देश हैं: ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा। तो G7 में जो देश सम्मिलित हैं वो अत्यधिक विकसित हैं और जापान ने बहुत तीव्र गति से अपना विकास किया है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जापान का विश्व में 11वां स्थान है। यहाँ का क्षेत्रफल बहुत कम है, किंतु 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देखिए, जापान का जो क्षेत्रफल है वह बहुत कम है। जापान की जो जनसंख्या है वर्ष 2019 के अनुसार जापान की कुल जनसंख्या 12,67,60,300 से अधिक है, जबकि क्षेत्रफल इसका बहुत कम है। इन सब के बावजूद जापान की जो अर्थव्यवस्था है वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो व्यय है उसका खर्चा उठाने वाला दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना सन 1945 में विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जितना खर्चा होता है उसका 10% हिस्सा जापान देता है। मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ यदि वर्ष भर में 10 करोड़ रुपए खर्च करता है तो 1 करोड़ रुपया केवल जापान अकेला ही व्यय करता है, जिससे हमें इसकी आर्थिक सशक्तिकरण की पहचान मिलती है। जापान विश्व शांति का पक्षधर है। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध इसने झेला है, युद्ध की विभीषिका इसने देखी है। इसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, तहस नहस हो गए थे। इन सब के बावजूद जब जापान का संविधान बना तो संविधान में अनुच्छेद 9 में स्पष्ट कहा गया है कि जापान किसी भी मामले को हमले, धमकी या सैनिक कार्रवाई से नहीं सुलझाएगा, बल्कि इसका अनुच्छेद 9 जो कहता है वह शांतिमय वातावरण में बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाने में विश्वास रखता है। जापान ने अपने युद्ध के बाद सबक लेते हुए यह संविधान में प्रावधान किया, अनुच्छेद 9 लिखा, जिसमें सभी मामलों को शांतिपूर्वक बातचीत से सुलझाने की बात कही है। यह कहता है कि यदि कोई क्षेत्रीय मामला उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे। और साथ ही साथ जापान इस मामले में बहुत शांत देश बन चुका है। यहाँ के लोग युद्ध और धमकी की नीति का त्याग कर चुके हैं, अपने आप को शांत रखते हैं। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत भी विश्व शांति का पक्षधर है और हम भी संविधान में प्रावधान करे हैं कि हमारे देश शांति स्थापित करेगा, किंतु भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे भारत में अशांति उत्पन्न रहती है। कई जवान हमारे शहीद होते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने उन सभी जवानों को जो शहीद होते हैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। किंतु इन सब के बावजूद जापान एक शांतिमय देश है। सन 1951 में जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन किया। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि जिस देश ने जापान को बर्बाद कर दिया, जिस देश ने जापान पर परमाणु बम गिराए, जापान एकमात्र देश है जो कि परमाणु बमों का शिकार हुआ है। तो जिस देश ने इसको बर्बाद किया, जापान ने सन 1951 में उसी देश के साथ सुरक्षा गठबंधन किया है।
आज जापान और अमेरिका की काफ़ी दोस्ती है। जापान अपने बजट का, जो रक्षा बजट है जापान का, वो केवल 1% है और इसके बावजूद जापान का विश्व में सैन्य खर्च करने में 7वां स्थान है। तो देखिए जापान की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। वो 1% रक्षा बजट रखता है, किंतु यह विश्व में 7वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चा माना जाता है। जापान का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वह बहुत मजबूत है और 1% खर्चा करने पर भी वह विश्व का 7वां सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाता है। जापान जो है वो प्राकृतिक आपदाओं को झेलता है। जापान में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो नाम मात्र को बहुत कम है, जबकि अन्य देशों के पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। हम भारत की बात करें, अमेरिका, ब्राजील या सोवियत संघ के देश, इनके पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। इन सब के बावजूद जापान कच्चे माल का आयात करता है और कच्चे माल को आयातित करने के पश्चात यह अपनी टेक्नोलॉजी से इस माल को इस तरीके से फिनिश करता है, ऐसा रेडीमेड माल तैयार करता है कि हाथों हाथ बिक जाता है। जापानी माल की जबरदस्त मांग है। आज हम इसके विपरीत चीन को देखें तो चीन का माल बिकता है, सस्ता होता है, किंतु चीन के माल की कोई गारंटी नहीं होती है। दुकानदार ने बेचा है, ग्राहक ने खरीदा है, वो कितने दिन चलेगा, कितने दिन में खराब होगा, कोई गारंटी नहीं है। किंतु जापान के माल की विश्वसनीयता रहती है। न केवल विश्वसनीयता बल्कि गारंटी वारंटी रहती है। और आज हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो या ऑटो पार्ट्स हो, इन सभी में जापान की अहम भूमिका रही है। तो जापान एक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा है। अब हम बात करते हैं भारत और जापान संबंधों की। हालांकि हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान और भारत के संबंध अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। जापान बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है और ऐसा माना जाता है कि जापान में जो बौद्ध धर्म गया है वह 6वीं शताब्दी में भारत से ही गया है। तो जापान के 96% लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जापान के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान गए, जापान ने उनको शरण दी। न केवल शरण दी बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करने में भी सहायता दी। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दौरान भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जापान ने अपनी सहायता की है। भारत के साथ जापान के व्यापारिक संबंध भी है। आज हीरो होंडा का नाम सुना होगा आपने, सुजुकी, ये मोटरसाइकिल जो हैं, टू व्हीलर वाहन जो हैं, इसमें होंडा का संयुक्त उपक्रम भारत में था। साथ ही मारुति सुजुकी की हम बात करें, जो 4 पहिया गाड़ी है, कार, मारुति सुजुकी का भी भारत में संयुक्त उपक्रम है। दोनों संयुक्त रूप से इस गाड़ी का उत्पादन करते हैं और मारुति की गाड़ी हर कोई पसंद करता है। वहीं रक्षा के क्षेत्र में कहें तो जापान के साथ भारत के कई सैन्य करार हैं। आज चीन के साथ जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है, यदि हम चीन का मुकाबला करना चाहते हैं, चीन का हम सामना करना चाहते हैं, तो हमें जापान की आवश्यकता होगी। यदि जापान हमारे साथ रहता है तो फिर हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। चीन को काउंटर करने में जापान की अहम भूमिका है। आज दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है या जिस बुलेट ट्रेन का हम सपना देख रहे हैं,
सपना क्या, अब तो खैर साकार भी हो रहा है। अहमदाबाद से और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलना प्रस्तावित है, इसका काम चल रहा है। तो ये बुलेट ट्रेन जब भी चलेगी तो इसमें जापान की अहम भूमिका रहेगी। जापान का मुख्य योगदान रहेगा बुलेट ट्रेन में। तो हम कह सकते हैं कि जापान के साथ जो हमारे संबंध है वह दो द्विपक्षीय है और काफी प्रगाढ़ मजबूत संबंध है हम दोनों के, चाहे वो आर्थिक हो, सैनिक हो, औद्योगिक हो, व्यापारिक हो, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हो। हर क्षेत्र में जापान के साथ भारत के संबंध मधुर है। देखिए, संबंध मधुर होना एक अलग बात है, सभी देशों के साथ संबंध मधुर होते हैं, किंतु उनमें उतार चढ़ाव रहता है। किंतु जापान के साथ पिछले 75 वर्षों में हमारे संबंध चिर स्थायी रहे हैं। स्थायित्व इनमें बहुत ज़्यादा है। आज जापान के प्रधानमंत्री हो या भारतीय प्रधानमंत्री हो, ये दोनों ही एक दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। सन 1991 में जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की नीति बनाई, तो उसका मुख्य केंद्र जापान था, क्योंकि जापान पूर्वी एशिया का देश है और जापान से हमने कई संधि समझौते किए हैं, जिसके कारण हम इससे व्यापारिक उन्नति कर पा रहे हैं। तो यह था हमारा जापान सत्ता के केंद्र के रूप में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण कोरिया की। देखिए, दक्षिण कोरिया का नाम सुनते ही हम उत्तर कोरिया को भी याद करते हैं। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया किसी समय कोरियाई प्रायद्वीप का एक देश था, किंतु दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात यह देश शीत युद्ध का शिकार बना और शीत युद्ध के कारण ही इसका विभाजन हुआ। सन 1950 से 1953 के बीच में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की जो सीमा है वह 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आधारित है। 1950 से 1953 के मध्य जो युद्ध हुआ, इसमें माना जाता है कि 35 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और इस देश का विभाजन हुआ। जो उत्तरी भाग था वह उत्तरी कोरिया बना और यह सोवियत संघ, रूस के प्रभाव में आया। इसने कम्युनिस्ट विचारधारा को मान्यता दी, साम्यवादी समाजवादी विचारधारा को माना और ये सोवियत संघ के साथ गया। वहीं दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी देशों के साथ गया, पश्चिमी खेमे में शामिल हुआ और इसने पूंजीवादी विचारधारा को माना। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की जो सीमा है वह 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आधारित है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों ही 17 सितंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें ये दोनों ही सदस्य हैं और 17 सितंबर 1991 को इनको सदस्यता दी गई है। किंतु दक्षिणी कोरिया ने अपना तीव्र विकास किया। उत्तरी कोरिया आज भी गरीब है और माना जाता है कि इसने गरीब होने के बावजूद अपनी 12 लाख की सेना तैयार की है। उसका एक कारण है कि यह दक्षिणी कोरिया को अपना दुश्मन मानता है और इसी दुश्मनी के चलते इसने इतनी बड़ी सेना तैयार की है, जो कि हमारी भारत की सेना के बराबर है। 12 लाख सैनिक इसकी सेना में हैं। तो उत्तरी कोरिया आज भी गरीब है, जबकि दक्षिण कोरिया जो है वह विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। और इसी सब के बीच आज दक्षिण कोरिया को एक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। तो क्या इसकी शक्ति है, क्या इसका महत्व है, उसका अध्ययन हम करते हैं। दक्षिण कोरिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, किंतु इसके पीछे इसका आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। 1960 से 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया ने बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास किया और ऐसा माना जाता है कि 1960 से 1980 के दशक में जो इसने आर्थिक विकास किया वह हान नदी पर एक चमत्कार है। हान नदी पर चमत्कार माना जाता है और इसी आर्थिक
विकास के दम पर दक्षिण कोरिया सन 1996 में OECD का सदस्य बना। OECD हमने ऊपर पढ़ा, आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जब जापान 1964 में सदस्य बना था और दक्षिण कोरिया 1996 में इसका सदस्य बना। तो दक्षिण कोरिया बहुत तीव्र गति से अपना आर्थिक विकास कर रहा है। वर्ष 2016-17 में यह विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं सैनिक खर्चे में विश्व में इसका 10वां रैंक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यह काफ़ी जनसंख्या कम वाला देश है। इसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है। इसके बावजूद इसका विश्व की अर्थव्यवस्था में 11वां स्थान है और सैन्य खर्चों में इसका 10वां स्थान है। तो ये थी इसकी शक्तियाँ, ये था इसका महत्व। लेकिन इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, ये कहाँ से इतना विकास कर पाया है? तो इसका जो विकास हुआ है उसके पीछे यहाँ पर जो भूमि सुधार किए गए हैं, सफल भूमि सुधार, सफल ग्रामीण विकास सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई है। इससे इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। आज दक्षिण कोरिया की कई कंपनियां भारत की कंपनियां बन गई है। ऐसा लगता है कि ये कंपनी दक्षिण कोरिया की नहीं बल्कि भारत की है। चाहे हम LG की बात करें, सैमसंग की बात करें या हुंडई की बात करें। कोई भी व्यक्ति टीवी खरीदता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज खरीदता है तो वो LG के उत्पाद को पसंद करता है। हम मोबाइल खरीदते हैं तो सैमसंग को हम वरीयता देते हैं कि सैमसंग का मोबाइल बहुत अच्छा है। यदि हमको कार खरीदना है तो हम हुंडई की कार खरीदते हैं। तो ये ऐसे उत्पाद हैं जहां पर दक्षिण कोरिया ने अपना विकास किया है, अपना आर्थिक बहुत तेज गति से विकास किया है। तो जिसके चलते इसे एक आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में देखा जाता है। अब इसकी आर्थिक सशक्तिकरण का जो मापदंड है, कैसे देखा जाता है कि किस देश ने कितना विकास किया है, तो उसके लिए एक मानव सूचकांक होता है, मानव विकास सूचकांक, HRD। तो HDI में दक्षिण कोरिया की 18वीं रैंक है, 18वां स्थान है दक्षिण कोरिया का। तो बहुत तेजी से दक्षिण कोरिया जो है अपना विकास कर रहा है और एक सत्ता के केंद्र के रूप में दक्षिण कोरिया उभर रहा है। यहाँ के मानव संसाधनों का बखूबी प्रयोग, दोहन दक्षिण कोरिया ने किया है, जिसके चलते आज वह विश्व का एक जाना माना आर्थिक विकास करने वाला देश बन गया है। और देखिए, जो देश जितना आर्थिक रूप से सशक्त होता है, जितना आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, उसकी विश्व में उतनी ही ज़्यादा धाक होती है। जितनी ज़्यादा सशक्त सेना होगी तो उस सेना और आर्थिक सशक्तिकरण के दम पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सेना के मजबूतीकरण से वह विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करता है। तो हमने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी 11वीं अर्थव्यवस्था है दक्षिण कोरिया, 10वां सैन्य खर्च है इसका। इन सब के दम पर यह विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है और दक्षिण कोरिया आज सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा है। दक्षिण कोरिया के साथ भारत के जो संबंध है वह काफ़ी घनिष्ठ हैं। दक्षिण कोरिया भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पर बौद्ध धर्म को माना जाता है। और दक्षिण कोरिया अमेरिका का साथी है। वर्तमान समय में भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है। अमेरिका और जापान के संबंध अच्छे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो बन रही हैं वह एक शक्ति के केंद्र के रूप में ही बनती जा रही है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, भारत, इन सब का एक मंच पर साथ खड़ा होना बहुत उल्लेखनीय है और विश्व राजनीति को यह काफ़ी प्रभावित करने वाला है। यदि प्रिय विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को
झटपट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हमारा अध्याय 4 जो था वो समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने पांचों ही सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र थे, यूरोपीय यूनियन, आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इसका विस्तार से अध्ययन किया है और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब आप आज के प्रश्न नोट करिए। नंबर 1, G7 देशों के नाम बताइए। G7 देशों के नाम बताइए। नंबर 2, जापान कब आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य बना? जापान कब आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य बना? प्रश्न क्रमांक 3, OECD का फुल फॉर्म बताइए। OECD का फुल फॉर्म बताइए। प्रश्न क्रमांक 4, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? प्रश्न क्रमांक 5, दक्षिण कोरिया के कौन से उत्पाद भारत में सर्वाधिक बिकते हैं? दक्षिण कोरिया कंपनी के कौन से उत्पाद भारत में सर्वाधिक बिकते हैं? आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी अपनी पढ़ाई निरंतर और नियमित रूप से जारी रखें। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं सहित आप सभी को नमस्कार करता हूं। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.